हेलो आप सबको नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद से वीडियो आपके सामने आ रही है। अभी हाल ही रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी ऑडिटर का। उसका मैं एनालिसिस कराने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आज हिस्ट्री का कराऊंगा, जिसमें से कुल 25 प्रश्नों का हिस्ट्री होगा। इसके मैं सोर्सेज का भी हम जिक्र करूंगा आपसे कि हमको क्या करना है। अब बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं, खैर काफ़ी लंबा खिंचाव है अभ्यर्थियों का, काफ़ी इसमें समय भी बर्बाद हुआ है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में अधियाचन भेजने की संभावना भी बताई जा रही है। तो टीआरई 4 के लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो अपर लेवल के, जैसे मान लीजिए पीजीटी या टीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं, उनको स्पेशली ध्यान देना है कि उनको थोड़ा सा अब हिस्ट्री में ना मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। अब थोड़ा उनको अब एक थोड़ा हाईली स्टैंडर्ड बुक को हमको ध्यान देना पड़ेगा, केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको एनसीईआरटी छोड़ना है, एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। लेकिन इनके साथ-साथ आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको एक स्पेशल बुक में गाइड कर रहा हूँ, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। कौन-सी बुक है ये? स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत की एक बुक आती है, थोड़ी-सी मोटी तो होती है, लेकिन आप धीरे-धीरे पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस लगभग आपको उसमें से मिल सकते हैं। एक बुक और मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, एक आर्या पब्लिकेशन की हिस्ट्री आती है। वो केवल भारत का इतिहास है, उससे आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन आपको इसमें से लगभग-लगभग मिल जाएँगे। तो थोड़ा आपको एनसीईआरटी से हट करके और भी साइड बुक जैसे अपर हाईली स्टैंडर्ड बुक जो बुक हैं, उनको ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक-एक क्वेश्चन को करेंगे, सोर्सेज़ भी बताएँगे, आप ध्यान देंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं इसमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन हाफिज रहमत खां, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा इनका। ये स्टैंडर्ड बुक आपको स्पेक्ट्रम में भी नए वाले स्पेक्ट्रम में आपको देखने को मिल सकता है। हाफिज रहमत खान, हाफिज रहमत खान ये रोहिला प्रखंड से क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है ना, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। जब ये आपका मतलब एक रोहिला जो अफगान शासक थे, वहां के कमांडर हुआ करते थे रोहिलखंड क्षेत्र का। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद से हम 57 नंबर पे आते हैं। ये शायद आप सबको जानकारी होगा कि निम्नलिखित में से किससे सूर्यास्त, जिसको हम सनसेट लॉ बोलते हैं, ये नियम किससे संबंधित है? सनसेट लॉ आपको पता है कि अस्थाई बंदोबस्त का ही एक पार्ट है, जो 1794 में आया था। जो इनको हम बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी बिल्कुल नहीं होगा, जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। और सनसेट लॉ क्या कहता है? इसमें यह था कि जब आपको टैक्स देने होते थे जमींदारों, मतलब जो किसान होते थे उनको, या सॉरी जमींदार होते थे, जमींदारी व्यवस्था ना, तो जमींदारों को टैक्स देने होते थे अंग्रेजों को। तो उनमें ये बात होती थी कि मतलब कि सूर्यास्त होने से पहले आपको टैक्स जमा करने देना है। यदि आप टैक्स जमा नहीं करते हैं तो वो जमीन की नीलामी किसी दूसरे के हाथों कर दी जाती थी। तो इससे इसको मतलब टैक्स को लेने के लिए उन्होंने सूर्यास्त नियम का विधि अपनाई थी अंग्रेजों ने। तो वो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 1794 में अस्थाई बंदोबस्त का एक पार्ट था। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने युद्ध, अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति का अनुसरण किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसका जो सही आंसर होगा इसका ये होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको अपनाया था। उसके साथ ही आपको पता है कि उन्हें सहायक संधि, जिसको हम सब्सिडरी अलायंस का नाम देते हैं, उन्होंने भी इसको एक साथ चला करके भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाने का कार्य किया था। और इसी नीति को आगे चलकर उन्होंने बोला कि लगातार युद्ध करने की नीति को उन्होंने अनुसरण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जो आपका टिक आंसर दिया हुआ है ना, ये आपका गलत है, आप इस पे ध्यान नहीं देना। मैं जो आंसर टिक कर रहा हूँ ना, वो आंसर आपका सही है। तो किसी का दिया गया पेपर है, मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके बाद आएंगे आप, कह रहा है कि किसने द यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1888 में किया था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, रिपीट जरूर होंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। अब आते हैं हम 59 के बाद से हम 60 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे द बंगाल रेगुलेशन, कह रहा है कि 1795 में किससे संबंधित है? क्योंकि ये आपका शिशु हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ये।
और ये जो नवजात बच्चे होते थे, नवजात बच्चों के बचाने के लिए, मतलब कि जो मार दिए जाते थे उनको बचाने के लिए अंग्रेजों ने इसको बंगाल में अपनाया था। ठीक है ना? क्योंकि उनको बताया था कि बच्चों को मारना एक काफी मर्डर है, मतलब एक गंभीर अपराध के अंतर्गत गिना जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एक सतीश चंद्रा की बुक आती है, सतीश चंद्रा की और मॉडर्न हिस्ट्री, उनके बुक में ये सोर्सेज दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का सोर्स नहीं, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। सोर्स जरूर बताऊंगा कहाँ से पूछा गया है, क्योंकि काफी हमने इसको डीप एनालिसिस किया है और जा जाके बुक के तहों में देखा हूं कि हाँ ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। अगला, 1913 में किस विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ था? ध्यान दें, ये हिंदी जो एसोसिएशन है ना, इसका जो गठन है वो सैन फ्रांसिस्को में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्या है आपका आंसर? आपका जो है आपका ये सैन फ्रांसिस्को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैंकूवर नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, वैसे हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना पोर्टलैंड में की गई थी, लेकिन हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। लाला हरदयाल के सॉरी, लाला जो आपके हरदयाल थे और उनके साथियों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। गदर जो पत्रिका है, इसका पहला अंक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी कक्षा 12 में चले जाएंगे आप, वहां पे मिल सकता है, या और भी सारी बुकें आप लूसेंट टूसेंट पढ़ते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो गदर पत्रिका का जो सबसे पहला प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था आपका उर्दू में। कब हुआ था? ये उर्दू में हुआ था एक नवंबर को। कब हुआ था? 1 नवंबर को इसके बारे में मतलब इसका पहला अंक प्रकाशित होता है उर्दू में, और दूसरा गुरुमुखी में हुआ है। इसका जो दूसरा अंक है वो शायद ये 1 नवंबर है और ये शायद दिसंबर में है, ये 4 या 13 दिसंबर के आसपास की 1913 की बात है ये, दूसरा गुरुमुखी में, लेकिन पहला आपका उर्दू में किया गया था। दिसंबर में ही 1913 में हुआ था ये, दूसरा गुरुमुखी यानी पंजाबी भाषा, और दूसरा ये पहला है आपका उर्दू में। 63 नंबर आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये कक्षा 8 में भी है, कक्षा 12 में भी है, एनसीईआरटी में भी है, और भी सारी छोटी बुकें जैसे लूसेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी बुकें हैं उनमें भी इस क्वेश्चन का जिक्र है। तो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट। ठीक है ना? 1916 में। ठीक है ना? चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आउट ऑफ सिलेबस, ये भी मतलब कि हम एनसीईआरटी से बाहर मान सकते हैं। ये आपका स्पेक्ट्रम और सतीश चंद्रा की जो बुक है उनकी, ये दोनों बुकों में आपके इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करें। और आपको बता दूं कि यही समर्थन जो द्वितीय विश्व युद्ध में उनको प्राप्त करना था, तो ये बाद में जाकर के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आया था, इसी के एक प्रकार का हिस्सा भी था वो। ठीक है, इसको कह सकते हैं। तो पहला तो सही है कि जो वहां के यूएसए के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने यूके के प्रधानमंत्री को कहा, और जो उस समय प्रधानमंत्री उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, उन पर प्रेशर डाला और कहा कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो भारतीयों के समर्थन प्राप्त करें। समर्थन प्राप्त करने मतलब उनका हेल्प लें, तब जाकर के आपको इसका आंसर, तब आपको इसका द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा हमको मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि चीनी के राष्ट्रपति चांग काई शेक ने भी ऐसा किया था। हाँ, उस समय चीन के राष्ट्रपति ने भी इन पे दबाव डाला था। दोनों के कथन आपके सही हैं, ये हाईली स्टैंडर्ड बुक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, 64 के बाद से हम 65 पे बढ़ते हैं। जो भी चैनल पे पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपके बाद इसके बाद जो भी पार्ट बचते हैं उनके भी आपके एनालिसिस आएंगे। जैसे हम जियोग्राफी का फिर उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज हिस्ट्री का करेंगे। हिस्ट्री से इतना तो सीखने को मिल गया हमको कि हमको केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम एक आर्या की जो बुक आती है ना, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत तो महसूस जरूर होगा, लेकिन आर्या पब्लिकेशन की जो हिस्ट्री की बुक आती है उनको आप जरूर पढ़ लें, उनको आप जरूर पढ़ लें। टीआरई 4 का एग्जाम अभी नहीं होगा, सितंबर उसका पहले से ऑफिशियल डेट है, लेकिन सितंबर में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि होगा। 25 जुलाई की बात की जा रही है कि अध्याचन बीपीएससी आयोग को भेजा जाएगा। अब ये भी सही हो जाए तो भी एग्जाम आपके अक्टूबर नवंबर से पहले होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो आपके पास टाइम है, आप बुक को पढ़ सकते हैं।
तो इसका जो आंसर आप देखेंगे 65 का, ध्यान दें। कह रहे कि चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। ध्यान दें, ये मृत्यु किसी के द्वारा नहीं की गई थी, इनकी मृत्यु किसी गोली लगने से नहीं हुई थी। इनका नाम था प्रीतिलता वाडेदार। क्या नाम था इनका? आपका वीना दास नहीं होगा, प्रीतिलता वाडेदार था। क्योंकि जब ये छापा पड़ा था, रेलवे स्टेशन पे पड़ा था ये, तो उस समय क्या हुआ था, इन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अपने आप को एक पोटेशियम साइनाइड की गोली खा ली थी, और पोटेशियम साइनाइड की गोली खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब अंग्रेजों के हाथ इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और ये जो मतलब किसके अगुवाई में ये आपको पता है कि गई थी। आपको ये भी पता है कि जो साउथ के एक बहुत अच्छे आप मतलब लीडर हुआ करते थे, उनका नाम अब शायद आपको पता है, दा के नाम से जानते हैं, और पूरा कमेंट आपको बताएंगे कौन से हैं वो लीडर। उन्हीं की अगुवाई में प्रीति लता वाडीदार ये छापे में मतलब आगे जाकर के क्रांतिकारी बनी थी। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है कि ये खुद की गोली से नहीं मरी थी, किसी गोली से नहीं मरी थी, पोटेशियम साइनाइड की गोली खाई थी, खुद की मृत्यु हुई थी। तो क्रांतिकारी महिला थी। वैंकूवर, क्या है ये? वैंकूवर में किसने स्वदेश सेवक गृह, किसी भी एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन का डायरेक्ट जिक्र नहीं है, ये भी आपके स्पेक्ट्रम या हाईली स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है। तो स्वदेश सेवक गृह की जो स्थापना होती है वो जीडी कुमार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जीडी कुमार के द्वारा की गई थी। एक प्रकार की पत्रिका भी इन्होंने इस नाम से निकाली थी, जीडी कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ऐसा नहीं है जो आप पढ़ रहे हो कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आया भी हुआ है, और ये आने के प्रबल संभावना भी है। और बीपीएससी के द्वारा पूछा गया तो बीपीएससी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब आते हैं हम इसके कुछ पंफलेट हैं, यानी समाचार पत्रिका हैं, और इसके संपादक हैं। पहला है रामनाथ पुरी। इनके जो समाचार पत्र हैं ये सर्कुलर या आजादी है। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत नहीं है, तो ये तो सही है। सर सैयद अहमद खां है अल हिलाल, नहीं, अल हिलाल तो आपको पता है अबुल कलाम आजाद के द्वारा दिया गया था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसका नहीं होगा, यही ऑप्शन सी होगा। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान की, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, तो सबको पता है। तो ये ऑप्शन सबके सब सही है, लेकिन सर सैयद अहमद खां के द्वारा अल हिलाल का पंफलेट जारी नहीं किया गया था, ये अबुल कलाम का पंफलेट था। अब आते हैं हम 1908 के मुजफ्फरपुर कांड पे बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या होती है? ये क्वेश्चन तो जरूर पूछ दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब आपको बिहार स्पेशल जरूर ध्यान से पढ़ना है, तो इसके लिए आपको एससीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एससीईआरटी हमारे द्वारा तैयार कर दी गई है 6 से लेकर के 10 तक। ज्योग्राफी भी और हिस्ट्री भी इनकी जल्दी से बहुत जल्दी ही आपके सामने। थ्योरी तो हमने कंप्लीट कर ली है, एमसीक्यूज के बहुत स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं, और आपके सामने जल्दी देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के पैकेज पहले से लॉन्च है, तो आपको जिसको चाहिए वो आपके इसके कमेंट बॉक्स में आपको एक नंबर पिन किया गया, उस नंबर पे आप जाकर के मैसेज कर सकते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे 1908 के मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या हुई थी। बहुत लोग इसका आंसर किंग्सफोर्ड मार देंगे, बिल्कुल गलत है। किंग्सफोर्ड की हत्या मतलब प्रयास किया गया था इसी को मारने के लिए, लेकिन इनकी मौत नहीं हुई थी। एक वकील हुआ करता था, उसका नाम था उसका नाम था प्रिंगल। क्या नाम था उसका? प्रिंगल। उसकी पत्नी एक आ रही थी कार से, और वो जानबूझकर, मतलब इनको ये आभास हुआ था कि इसकी पत्नी आ रही है, मतलब ये किंग्सफोर्ड का ही गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी में कैनेडी की पत्नी और उसकी और उसकी बेटी थी, और उस पे बम फेंके तो उनकी मृत्यु हुई थी उस समय। तो इसमें से कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब पिंगली की पत्नी और बेटी का। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये इन्होंने सही आंसर लगाया है। अब आगे चलते हैं। ये तो आपको पता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब कहेंगे सर किस क्लास का एनसीईआरटी? तो क्लास एनसीईआरटी आपको क्लास 12 में मिल जाएगा, और कक्षा 8 में भी मिल जाएगा, और आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण दौरा 1917 में हुआ था, आपको पता है। मध्य लगभग कितने किसानों का बयान दर्ज किया गया था? उन्होंने क्या किया, किसान के जो उनकी प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्होंने अपने एक पेपर पे 800 किसानों का बयान दर्ज किया, और इस बयान दर्ज का एक मजबूत उनको रास्ता मिल गया आंदोलन को सफल बनाने के लिए, उनकी बात को मनवाने के लिए, अंग्रेजों को पेश करने में लिए। तो 800 किसानों का देखो कितना डेटा पूछता है बीपीएससी, इस डेटा पे ध्यान देना है। 800 किसानों का बयान दर्ज था। ये एनसीईआरटी कक्षा 8 कक्षा 12 दोनों में मिल जाएगा, कक्षा 12 में मिल जाएगा आपको।
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। क्या कह रहा है? 70 नंबर कह रहा है कि कार्यानंद शर्मा ये बढ़ैया ताल से संबंधित है। बिल्कुल ये बात 100% सत्य है, ये बढ़ैया ताल से संबंधित थे। कह रहा है कि यदुनंद शर्मा रेवड़, ये रेवड़ नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग, इसका नाम है रेवड़ा। ये रेवड़ा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। जमुना कार्यों ये पंडौल है। राहुल सांकृत्यान अन्नमारी अवनारी बोलते हैं इसको। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका जो बी है यदुनंद शर्मा, ये रेवड़ा से संबंधित है। अब आगे चलते हैं हम 71 नंबर क्वेश्चन। कुल 25 प्रश्न हैं। मेरे ख्याल से सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत सारे एग्जाम में आपने कई बार दिया होगा, लूसेंट में भी है, कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 8 में भी है, बहुत सारी चीजों में दिया हुआ है, आप इस पे ध्यान दिए होंगे आप। राजा मेनांडर प्रथम और भिक्षु नागसेन के बीच में जो संवाद है आधारित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ, ये कक्षा 11 और कक्षा 11 के एनसीईआरटी में है। ये मिलिंद पन्हों में इनके बारे में चर्चा की गई है संवाद, और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, मिलिंद पन्हों। अगला पॉइंट हम देखेंगे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। धर्मास्त्र के एक लेखक हैं जो लेखक ने सती प्रथा का विरोध किया और इसे आत्महत्या के समान बताया, उसमें से कौन है? देखिए इनका नाम है मेधा तिथि, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये मेधा तिथि है, ये आपके हाईली स्टैंडर्ड बुक एक स्पेक्ट्रम में दी हुई है मेधा तिथि। ये जो मेधा तिथि है, इन्होंने इसको आत्महत्या के समान बताया था सती प्रथा का, और इन्होंने एक जो आपका मनुस्मृति है उसका भी एक टीका इन्होंने भी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। करें कि तक्षशिला या निम्नलिखित किन दो नदियों के बीच स्थित है? आप इस समय जो तक्षशिला का स्थान है वो पाकिस्तान में है, आपको पता होगा। ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20। झेलम और चिनाव नहीं होगा, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। अगला पॉइंट है, किस प्राचीन भारतीय महिला को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा लिखने का श्रेय दिया जाता है? ये तो मान सकते हैं कि उस समय जो गार्गी मैत्रेयी ये लोग जो थी वो काफी बहुत बड़ी विद्युती महिला थी, उनको बहुत मतलब विद्वान माना जाता था, बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। लेकिन जो थेरी गाथा लिखने का श्रेय है वो खेमा को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? खेमा को, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके स्टैंडर्ड बुक में ही है, इधर उधर किसी भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। 75 के बाद से हम 76 की तरफ आते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे, सिवाय किसके? ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो इल्तुतमिश के अमीर खुसरो निम्नलिखित सबके सबके समकालीन, लेकिन उन्होंने इल्तुतमिश के समकालीन नहीं है वो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, इन सबके शासनकाल में रहे हैं, लेकिन अमीर खुसरो इल्तुतमिश के शासनकाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला है कि आपका अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ये आपको कक्षा 6 के एनसीईआरटी में कक्षा 6 के एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। नहीं 7th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये 7th के एनसीईआरटी में ये नाम था इनका शेख मुबारक, आपने पढ़ा भी होगा, मेरे नोट्स में भी है शेख मुबारक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत के किस क्षेत्र में सुल्तान जैनुल आबदीन, ये नाम सुने होंगे, जिनको हम अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं? क्यों जानते हैं अकबर द्वितीय के नाम से? इनका जो शासन काल था काफी शांति प्रिय रहा था, और इनका जो शासन था वो कश्मीर क्षेत्र में था, न कि बीजापुर में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारी बुकों में मिल जाएगा, कक्षा 12 के एनसीईआरटी मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा। ये सारे सोर्सेज हैं, नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अकबर के दरबार में जो संगीतकार तानसेन थे, ये भी कक्षा 7 की एनसीईआरटी कक्षा 12 की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। इनका बोल रहा है कि मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे, आपने पढ़ा भी होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आर्य सत्य दिए गए हैं, वो किस धर्म किस मूल सत्य? जब 4 आर्य सत्य की बात आ गई, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कक्षा 6 कक्षा 7 के कक्षा 6 के एनसीईआरटी में दिया होगा ये, क्योंकि ये इंडिया आपके एंशिएंट का पार्ट है ये। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, बौद्ध धर्म से है, संबंधित है।
तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 80 नंबर तक आपके हमारे इसमें दिया हुआ है। उसके बाद से आपको जियोग्राफी शुरू होता है। जियोग्राफी का भी हम सोर्स आपको बताएंगे। जो मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, इस बात का यही सत्यता है, यही सच्चाई है। आपको स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन काफ़ी उठाए गए हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के भी उठाए गए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक मेरा फिर आखिरी सवाल, आपको अब स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। आपका बीपीएससी आयोग अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो आप जो लूजी पूजी वाले क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के देख रहे थे, उनको थोड़ा सा आपको उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है, अच्छे क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इसको ज़रूर देखें। जल्दी ही एससीईआरटी की बुक एससीईआरटी के जो आपके नोट्स और उसके एमसीक्यू फॉर्मेट वाले सभी चीज़ें हैं आपके सामने देखने को मिलेंगी। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें। इन क्वेश्चन को आपको 25 क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं। 25 क्वेश्चन का आपको अच्छे से ध्यान दे देना है। उसके बाद से जियोग्राफी का भी हम पार्ट आपको जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।